अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने पिक्चर लेक्चर में 1.2 को फिनिश कर दिया था, तो आज हम टॉपिक नंबर 1.3 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से दुआ पढ़ लें। रब भी जितनी इल्म, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। मतलब जो टॉपिक 1.3 है वो हमें एप्लीकेशंस का बताता है, और उनमें से सबसे पहली एप्लीकेशन वाला क्या है कि हम साइंस और इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे इस्तेमाल करते हैं इनको। इन्वायरमेंटल साइंस हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, मतलब साइंसेस में हमारी ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके बाद नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो हम जीपीएस इस्तेमाल करते हैं वो। और ये हमारे सर्विंग हो गए और आर्किटेक्चर हो गया। हाँ, आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं साइंस, मतलब रियल नंबर्स को, क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट सारी लेनी होती है, डेसिमल्स में आती है वो सारी की सारी। और उसके बाद स्टैट्स। स्टैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अच्छा, बस यही है। हम इसको टेम्परेचर कन्वर्जन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के प्रॉफिट लॉस निकालना हो, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास कोई गिवन वैल्यू हो और दो अननोन नंबर हो, उनको फाइंड करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9, जो कि मैं क्या बता रही थी, सम ऑफ टू रियल नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले आप क्या करो, हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है, हम लेट कर लेते हैं। क्लियर। तो सम ऑफ टू नंबर्स, टू रियल नंबर्स, तो हम रियल नंबर्स को लेट कर लेते हैं ना। एक रियल नंबर हमारे पास आ गया, ए आ गया, और एक हमारे पास बी आ गया। अब एक्स वाई ले लो, कुछ भी ले लो, लेट कर लो बस। ठीक है। आर रियल नंबर्स। आपको मैंने बताया था कि जो सिंबल होता है ये रियल नंबर को शो करता है। गोइंग ऑन नेक्स्ट, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कह रहा है वो, सम। तो सम होता है इनका, इनको ऐड करने का। तो हमें गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, और जो डिफरेंस है वो गिवन है 2। आप पहले तो इनको 1 और 2 लेबल कर लो, ठीक है। 1 और 2 लेबल कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए और बी, हमें फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग कर लेते हैं। अब इधर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ये ऐसे कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है, और राइट हैंड साइड से ऐड होती है। इतना तो पता ही है ना हमें। अब बी बी से कट गया, ठीक है। हमारे पास क्या आया, 2 ए आ गया, ए प्लस ए। और 8 और 2 आ गया हमारे पास 10। और हमारे पास 2 ए इज इक्वल टू 10 आ गया। वो करते हम ए निकाल लेते हैं, जो कि होता है 5। ये 2 यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ए आ गया। अब हमने फाइंड करना है बी। अब इक्वेशन 1 में आप वैल्यू डाल दो ना। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं ए की वैल्यू, जो कि है 5। गला बहुत खराब है, तो सॉरी फॉर इंटरप्शंस। हम बी पुट कर लेते हैं यहाँ पे 8, ठीक है। अब ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास 8 - 5 आ जाएगा, जो कि होता है हमारे पास 3। तो बी हमारे पास 3 आ गया। अब हमने, हमारे पास सिर्फ एक गिवन चीज थी, दो नंबरों का सम और उनका डिफरेंस गिवन था। हमने उन दोनों के सम और डिफरेंस से हमने उन नंबर्स को फाइंड किया। तो ये एक है एप्लीकेशन, मतलब किसी भी दो अननोन नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं अगर उनके बारे में जरा सी हमें इंफॉर्मेशन हो। मूविंग ऑन टू आवर एक्सरसाइज। तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें इस इस इंफॉर्मेशन या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 है,
पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी है और क्वेश्चन नंबर 6 भी है। तो मूविंग ऑन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो क्या कहता है, हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हालांकि 1 भी इसी टॉपिक से रिलेटेड ही है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। तो ये अब बड़ी लेवल पे बात आ गई है। हम दोबारा से लेट कर लेते हैं ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अब हमें सम गिवन है 68 और हमें डिफरेंस गिवन है 22। हम सिंपली दोबारा से ऐड कर लेते हैं, बी बी से कैंसिल होएगा, ये 2y बनेगा और ये बनेगा 90 और ए हमारे पास आ जाएगा 45। ओके, मूविंग ऑन, हम फाइंड करते हैं बी। बी के लिए कोई सी भी इक्वेशन पुट कर लो, कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल कर लो, ठीक है। हम स्टूडेंट्स, मैं आपको एक दोबारा कहना चाहूँगा कि आप बीच में ना ये लिख लिया करो। मैं भी लिख देता हूँ, पूरे पूरे स्टेप्स करते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडिंग। ये ज़रा ज़रा सी वर्डिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालती है और जिससे चक्कर आपको नंबर देने में मजबूर आया था। अब हम दोबारा देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओहो, ये हमने दोबारा लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास 45 आ गया, ठीक है। अब ए तो हमारे पास 45 आ गया। अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ए की वैल्यू इस्तेमाल करके हम बी फाइंड करते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 68। हम बी फाइंड करते हैं तो 45 वहाँ से माइनस हो जाएगा, 68 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 23 एंड दिस इज योर आंसर। इसको ए कर दिया और ये बी कर दिया, ठीक है। इसी के साथ हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो थोड़ा टेक्निकल है और ऑब्वियसली जो सवाल टेक्निकल होते हैं उनकी सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो खुद ही याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स है, अब हम थ्री अब हमें नंबर फाइंड करने हैं। उनका जो हमें सम दिया है वो है 42। अब 3 कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई एक नंबर हमारे पास x है तो उससे अगला नंबर क्या होगा, x+1 होगा। उससे अगला नंबर x+2 होगा। और अगर हम इससे पीछे की बात करें तो उससे पीछे क्या होगा, x-1। ये हमारे पास मतलब अगर हमारे पास अननोन नंबर है x, तो उससे अगला नंबर होगा x+1 और उससे पिछला नंबर होगा x-1। अब इस सवाल में हमें क्या कह रहे हैं, हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए। 3 कंसेक्यूटिव नंबर है ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब मसलन कि अगर ये 7 है तो ये 7+1 8, 7+2 9, 7 8 9 इस तरह बनेगा ना। अब हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 यही वेरिएबल्स चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको नहीं लेते, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट द इंटीजर्स बी। हम एक लेते हैं x-1, एक लेते हैं x और एक लेते हैं x+1। अब इसके पीछे मैं आपको लॉजिक अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं सवाल सॉल्व करूंगा, आपको लॉजिक खुद ही समझ आ जाएगी। सवाल क्या कह रहा है, इनका सम। सो इनका सम क्या है, -1 प्लस x प्लस x+1। ये है हमारे पास गिवन।
इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो -1 + 1 से कैंसिल, एक्स एक्स और एक्स रह जाएंगे हमारे पास, तो जो होगा 3x। ये किसके इक्वल था हमारे पास, गिवन में 42, तो एक्स हमारे पास 42 के बराबर आ गया। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 और या 14। ठीक है, हमारे पास ये 14 वैल्यू आ गई एक्स की। अब मैंने यहाँ पर x-1 और x-1 और x+1 क्यों इस्तेमाल किया था। अब हमें पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर है, तो ये तो कंसेक्यूटिव नंबर बन ही रही है ना, इतनी तो हमारी कॉमन सेंस में बता रही है। लेकिन मैंने ये क्यों इस्तेमाल किए, -1 और +1। -1 और +1, ये इसका मतलब ये था कि अब मैं अगर इनको प्लस करूंगा, मतलब इनका सम निकालूंगा, तो -1 और +1 ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देंगे अब एक अदर को। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह +2 लिखता ना, तो यहाँ पे फिर हमारे पास 2 भी रहता और x भी रहता, और उससे क्या होती है, हमारी कैलकुलेशन लंबी चली जाती। अब ये हमारा है थिंकिंग का, आइडिया का वो, मतलब एक स्टैंडर्ड, हमने एक स्टैंडर्ड पे चीज़ सोचनी है, उस स्टैंडर्ड पे कि हमारा जो पेपर है वो एक मखसूस टाइम के अंदर हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 और +1 इस्तेमाल किया। ये सवाल इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आप इस सवाल को डिटेल में अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे जाके। ठीक है, अगर तब तक बुक चेंज ना हुई तो। अभी जो फर्स्ट ईयर है ना, उसमें ये सवाल है, और वो इसी तरह के सवाल है आसान। अब हमारे पास एक्स आ गया, अब हमने कंसेक्यूटिव नंबर निकालने, एक x-1 और एक x+1 है, तो x-1 हमारे पास आ जाएगा 14 - 1 जो कि होगा 13, और x+1 में हम करेंगे 14 + 1 जो कि आ जाएगा हमारे पास 15। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या बने, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और 13, 14 एंड 15। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनको ऐड करके आप थोड़ा रीचेक भी कर सकते हो, वैसे गलत हो नहीं सकते। और इसी तरह अगर हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। यस, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है वो, हमें उसने कुछ फादर और सन की कहानी बताई है। उसमें है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। पहले तो लेट कर लो ना कि फादर की एज को हमने क्या कर लिया ए, और सन की एज को हमने बी कर लिया। ठीक है, अब कंडीशन हमें क्या कहती है कि उनका जो सम है वो है 72 ईयर्स। ठीक है, आगे है 6 years ago द फादर एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, सबसे पहले तो इनको समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को आप समझोगे नहीं तो सवाल ही नहीं होना आपसे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, इन सारों में एक सिर्फ एक ही मसला होता है इनको समझने का। जितनी मुश्किल से मुश्किल वर्ड प्रॉब्लम हो जाए ना, अगर उसको आप समझ जाओ ना, तो वो करना मलाई होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या कह रही है वो, 6 years ago the father age was 2 times the age of the son, what was the age son's age 6 years ago। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऐसा करें ना, एक दोबारा सेलेक्ट कर लो, लेट एजेस 6 years ago, बल्कि लेट नहीं, हमें गिवन ही है। अब अगर हमारे पास जो प्रेजेंट में एज है वो है ए, और सन की एज बी, तो ऑब्वियसली 6 years ago हमारे पास उनकी एज क्या बनेगी, A-6 फादर की, और बनेगा B-6 ये फादर और सन की, ये बनेगी। अब हमें गिवन कंडीशन का कह रही है कि फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, मतलब 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 6 साल पहले सन की एज का डबल थी। अब इसको अगर हम एक उसमें लिखें,
इक्वेशन में लिखें तो ये हमारे पास 6 इज इक्वल टू, फादर की एज वॉज डबल, डबल का मतलब 2 ही होगा ना, मल्टीप्लाई बाय 2। ये सन की एज का डबल आ गया, ये सन की एज थी और इसका डबल, और ये फादर की एज आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2b-12। अब ये हमारे पास, ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। हम इसमें से थोड़ा सा और कम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, a-2b, ये b मतलब जो वेरिएबल है उनको एक तरफ लिख लिया, इज इक्वल्स टू, ये क्या -12 माइनस एक्स उठ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनाएगा -6। माइनस को कॉमन ले लो, मतलब अगर हम यहाँ पे प्लस नंबर को लेना चाहते हैं तो हम इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा -a प्लस 2b इक्वल टू माइनस इंटू -6। कॉमन लेंगे तो ये साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2b-a लिख लेते हैं इसको, और इसको 6 लिख लेते हैं, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। हमने पहली को मार्क नहीं किया था ना, पहली को मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 और 2 आ गई। अब जैसे हमने पिछले 2 सवाल किए ना, हमने उनमें 2 इक्वेशन बनाई थी और फिर उनमें से कुछ सवाल, उसमें से हमने कुछ निकाला फिर उसमें डाला। तो अब हम इसमें भी यही करते हैं। हम क्या करते हैं, हम आसानी के लिए इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, हम फ्रॉम 1 लिखते हैं, और ये 1 में से हम बी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बी फाइंड करना है ना। हमने सन की एज फाइंड करनी जो 6 साल पहले थी, तो हम इसलिए हम इसको बी से निकाल लेते हैं। अब बी में हम करेंगे 72 - a, बल्कि उल्टा हो गया, ठीक है। हम इसमें करते हैं ए से, हम ए की निकालते हैं और यहाँ पे है 72 - b, ठीक है। अब मैं उसकी लॉजिक बताता हूँ, मुझे तो अभी जल्दी समझ आ गया ना, आपको भी समझ आएगा थोड़ा लेट। तो इसको हम पुट करेंगे 2 में। अब 2 में पुट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2b लिख देंगे, 2b माइनस ए की वैल्यू आएगी 72 - b। ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, वरना जो साइंस है वो गड़बड़ करते हैं। माइनस है ना, तो ये -72 हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा, और फिर आगे देखते हैं 2b - 72 प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। तो ये 2b 3b बनाएगा और ये 6 है, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। अब जो 6 को हम अगर 72 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 78, और यहाँ पे आएगा 3b। अब b को हम अगर अकेला ले लें तो 78 डिवाइड होगा 3 से, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनी, ये बनी हमारे पास 26 बनी। अब हमने बी तो निकाल लिया, ठीक है। हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है। हमें सवाल में पूछा हुआ क्या, व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। हमारे पास सन की एज अभी निकली है बी, हमने एज निकालनी है b-6। तो हम 6 years ago, 6 years ago में हम लिखते हैं b-6 इज इक्वल टू 26 - 6। तो 26 - 6 कितना हुआ हमारे पास, 20 आया, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई मुश्किल था ही नहीं इसमें यार, सबसे आसान सवाल थी ये। और ये हमने अभी क्या किया है, हमने कुछ गिवन इंफॉर्मेशन से 2 या फिर 3 मतलब नंबर्स फाइंड करने के हैं, और ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन आती है अपने रियल नंबर्स की। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टेम्परेचर कन्वर्जन्स। तो ये टेम्परेचर कन्वर्जन्स हमारे पास 2-3 बस फॉर्मूले ही हैं, उन 2-3 फॉर्मूलों को बस याद ही करना है, उनका कोई स्पेसिफिक प्रूफ अपनी बुक में गिवन नहीं है। तो ये हमारे पास तकरीबन कोई 4 फॉर्मूले बनते हैं। हम पहले देख लेते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन्स में कि हमारे पास कौन कौन से स्केल होते हैं। एक हमारे पास सेल्सियस होता है,
स्पेलिंग क्या होता है, मुझे स्पेलिंग भी नहीं आता। सेल्सियस हो गया हमारे पास, और हमारे पास एक होता है केल्विन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे आगे जाके कि केल्विन भी एक स्केल होता है। और एक तीसरा स्केल होता है फ़ारेनहाइट, जो आपका ये टेम्परेचर चेक नहीं करते कि वो बच्चों को 100 का बुखार है, 100 का बुखार, 102 का बुखार, तो वो हमारा फ़ारेनहाइट में चेक होता है, फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास इन्हीं के ना कुछ फॉर्मूले हैं। अगर हमने सेल्सियस से केल्विन में जाना है ना, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे +273, बस। ये आ गया हमारे पास +273। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छे दिमाग में लिखता हूँ। अगर हमने सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो यहाँ पे आएगा +273। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, केल्विन से सेल्सियस में जाना है अगर हमने, तो ऑब्वियस सी बात है कि -273 होगा। ये हमारे पास आसान आसान से आ गए। अब बाकी जो दो हैं वो थोड़े से याद करने में थोड़ी मुश्किल होंगे, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम केल्विन से फ़ारेनहाइट में नहीं जा सकते, तो हम इसलिए केल्विन से पहले सेल्सियस में आएंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएंगे। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हो तो हमारे पास सेल्सियस गिवन होंगे, तो हम फिर फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं। ठीक है। सेल्सियस गिवन होंगे, फिर हम फ़ारेनहाइट में जाएंगे, तो मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 9/5, ये डिग्री सेल्सियस आ गया, और +32, ये है हमारे पास फ़ारेनहाइट का। अब इसी तरह ही इसका दूसरा फॉर्मूला भी है। अब हमें अगर फ़ारेनहाइट गिवन है और हमने सेल्सियस में जाना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस फाइंड करना है ना, तो उसका फॉर्मूला भी यही है। फिर यहाँ पे लग जाएगा फ़ारेनहाइट, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है -32। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे टेम्परेचर कन्वर्जन्स के। अगर हमने सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो लगेगा 273, केल्विन से जाना है सेल्सियस में तो लगेगा -273, फ़ारेनहाइट से हमने जाना है सेल्सियस में, ओ सॉरी, सेल्सियस से जाना है फ़ारेनहाइट में, तो ये हमारे पास आएगा 9/5 C +32। और अगर हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, तो ये होगा 9/5 फ़ारेनहाइट -32। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस, सिंपल से क्या कहते हैं फॉर्मूले थे। और आपकी एक्सरसाइज का जो इसमें सवाल है, वो आई गेस है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या किया, वो बता रहे हैं कि वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छा, उसने फॉर्मूला हमें दे दिया, फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाते हैं। हमें इसने फॉर्मूला तो दे ही दिया, 9/5 C, आप इसको याद भी कर लो, जल्दी हो जाएगा। इस सवाल पे आप डिपेंड मत रहो। क्या पता आप अगर किसी अकेडमी वगैरह में पढ़ रहे हो, टिप्स वाले अक्सर करते हैं कि वो ये यकीन मार देते हैं कि फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला है ना, नहीं देंगे, खुद ही चलो करो, आप ही करो। तो हमने इसमें क्या करना है, हमें सेल्सियस में गिवन है 48 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, 9/5, ये बनेगा 48, मल्टीप्लाई हो रहा है और ये +32, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये पहले से मल्टीप्लाई होगा फिर 32 आएगा,
कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, सीधा सीधा आंसर आएगा आपके पास, जो कि होना चाहिए। हम डाल भी देते हैं, कोई बात नहीं। हम 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 118.4। आसान सा क्वेश्चन। और ये आपकी एक्सरसाइज में आई गेस सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से। ठीक है, अब मूविंग ऑन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। अब टॉपिक तो उसने नहीं गिवन किया, टॉपिक तो उसने डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस पे कर लिया। प्रॉफिट लॉस मैं आपको बाद में समझाता हूँ, आप पहले समझ लो ये स्क्वायर रूट की जो कैलकुलेशन है इनको किस तरह करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहले आता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पहले है, और उसमें वो एक वर्ड प्रॉब्लम ही है। उसमें हमें एक ट्रायंगल दी है और उसकी थोड़ी सी मेजरमेंट्स दी हैं। हम फौरन से अगर उसका डाटा लिख लें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आ गया राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। हमें क्या कह रहा है, जो लेंथ ऑफ ए सी है, अच्छा पॉइंट्स डाल दो ए बी और सी। जो ए सी की लेंथ है वो है √3 प्लस √5। हमें दिए √3 प्लस √5। ओके, और हमें दे दिया है उसने एरिया, दे दिया एरिया 1 प्लस √15 है। हाँ ऐसा ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर। अच्छा, यूनिट्स यूनिट्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर है तो इसमें सेंटीमीटर में गिवन है। तो यूनिट्स को आप ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए ना, मतलब उनको कंसिडर ना भी करो। मतलब उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट्स चेंज होता, मतलब ऊपर मीटर होता, तो वो फिर थोड़ा प्रॉब्लम में आया था, ठीक है। अब यूनिट सेम है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमें उसने क्या फाइंड करने के लिए दिया है, उसने हमें लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए दिया है। लेंथ ऑफ ए बी, हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझो, हमारे पास ए सी भी है, एरिया भी है। अब ए सी किसकी लेंथ है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए सी कहाँ पे होता है, बेस में पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास हाइट है, इस तरह ही है ना। अब एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, हम लिखते हैं एज वी नो। पर जल्दी से रिकॉल कराओ कि एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। अब हमें बेस दी हुई है, हमने हाइट फाइंड करनी है, हमें एरिया गिवन है। ये होता है हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब हमें एरिया भी गिवन है। एरिया क्या है, 1 + 15 का स्क्वायर रूट ओवर इज इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या गिवन है, बी गिवन है, जो कि है √3 प्लस √5 एंड वी हैव एच। ठीक है, अब हमें एज जो है ना वो फाइंड करना है। अब एज है ए बी की लेंथ, ठीक है। तो आप उसको एज से भी कंसिडर कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो किसी के पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं एच के लिए। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, बनेगा 2 1 + 15, ठीक है। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो √3 प्लस √5, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। अब जरा गौर से बात सुनो बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी है नंबर्स हमारे, मतलब जो भी स्क्वायर रूट्स हमारे पास डिनोमिनेटर में जब भी होते हैं ना, वो कभी भी हमारे पास अच्छे नहीं लगते। मैथमेटिक्स में ये एक बहुत बुरी चीज लगती है सबको, कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट पड़े हैं ना, उनको खत्म कैसे करना है, डिनोमिनेटर से खत्म कराना है हमने। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है, वो होता है कॉन्जुगेट का। आप पढ़ोगे इस बुक में ही, आगे होगा टॉपिक कॉन्जुगेट का, और उसमें भला क्या कहता है वो। हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराना होता है इसी के कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ये दोनों इमेजिनरी हैं, ये दोनों वो हैं, इरेशनल तो है ही हैं, इमेजिनरी नहीं कह सकते, ये हैं इरेशनल्स।
अब इनका जो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बीच में साइन जो है वो नेगेटिव का लग जाएगा, और मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ये हमने क्यों किया, हमारी थिंकिंग ऐसी है ना। अब देखो, इन दोनों को कट करके आंसर में क्या आना है, 1 आना है। कट कर दूंगा दोनों को, दोबारा से ये आ जाएगा मेरे पास। फिर इसको लिखने का फायदा हुआ मेरे पास। इसको लिखने का फायदा क्या है, देखना भाई। अब हम क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई करा दो, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, और ये हमारे पास नीचे क्या आएगा। वो आपने आइडेंटिटी पढ़नी है, या पढ़ ली होगी, आपने पढ़ी भी होगी शायद, कि ए प्लस बी, ए माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी बनती है बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है ना। हमारे पास ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है, तो पुट करो ना इसको। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, तो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट खत्म हो गए ना डिनोमिनेटर से। यही हमें करना था। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं एच के लिए, ठीक है। एच तो एच इक्वल टू के साइड पे है, हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 है और -5 है। मैं थोड़े से स्टेप्स अब थोड़ा ना जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो रही है। जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे पास थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सके। तो हम 2 को भी मल्टीप्लाई नहीं कराते, मैंने पहले भी नहीं कराया था। हम इसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये बनेगा हम स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 3 हमारे पास। अब देखो, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इनके अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई होंगी। 3 × 15 क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास प्लस में आएगा स्क्वायर रूट 45, अब आएगा माइनस स्क्वायर रूट 5। ये -5 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो -5 स्क्वायर रूट आ गया। और आखिरी में क्या होगा, 15 × 5 विच इज माइनस स्क्वायर रूट 75। ठीक है, और ओवर में आ जाएगा हमारे पास -2। 3 -5 है ना, तो 3 -5 -2 होता है। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, हमारे पास माइनस का साइन बाहर रह जाएगा, और अंदर पार्टी चल रही है स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट 45 को कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन यहाँ देता हूँ। स्क्वायर रूट 45 है, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 5, लिख सकता हूँ। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 बाहर नहीं आ जाएगा। 3 क्या बना, 3 स्क्वायर रूट 5। हम इसको लिख सकते हैं +3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास 45 हो गया। अब इसी तरह ही स्क्वायर रूट 75 लिखते हैं, 75 भी है ना। अब 75 का सोचो, 75 को हम किस तरह लिख सकते हैं, हम स्क्वायर रूट 75 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है, तो 5 हमारे पास बाहर आ जाएगा, और अंदर का बच जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब ये करने की एक ट्रिक भी है, कि आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दो। डायरेक्ट कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 75 पुट करोगे ना, अगर तो आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है, ये देखो हमने पुट किया स्क्वायर रूट 75। अगर नहीं नजर आ रहा होगा तो माजरत, स्क्वायर रूट 75 पुट किया, ये हमारे पास आया 5 स्क्वायर रूट 3। ये अब देखो जरा, हाँ तो ये सिंपल है, इतनी की बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे -5 तो लिखो ना, -5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये -5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। माइनस को बाहर लगा रहने दो अंदर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5। अब देखो, स्क्वायर रूट 3 की बाहर क्या है,
वन, कुछ भी नहीं है तो वन। स्क्वायर रूट फाइव के बारे क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब वन है। अब स्क्वायर रूट थ्री और स्क्वायर रूट थ्री है, हम क्या करेंगे, वन माइनस फाइव है तो हम देख सकते हैं माइनस फोर स्क्वायर रूट थ्री, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी के साथ थ्री माइनस वन जो क्या होता है टू, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर स्क्वायर रूट थ्री माइनस टू स्क्वायर रूट फाइव। अब सवाल में पूछा क्या एंड था, हमने इसको जिस फॉर्म में लिखना है वो फॉर्म आ गई है हमारे पास, खुद ही आ गई है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से खत्म किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था एक कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को इस बुक में नहीं तो आगे जाके आप जरूर पढ़ोगे, लेकिन ये एक काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको अगर आपको समझ नहीं आती ना तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से ना खुले दिमाग से आप समझ लो। एक दुआ पढ़ो, मैं बताता हूँ, रब्बी इश्रह ली पढ़ लेना और फिर दोबारा से इसको आप समझ लेना, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास ये ए जो है हमारे पास फोर आ जाएगा और जो बी है वो हमारे पास टू आ जाएगा बुक के हिसाब से, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट कोई इतना कोई नया नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपने अगर पहले पढ़ा हुआ होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब अगर दोबारा पढ़ेंगे तो प्रॉफिट और लॉस में होता क्या है, फर्ज करो आपके पास एक, आपने एक अंडा खरीदा, अंडा, एक एग आपने खरीदा है 20 रुपीज का, मतलब आप उसकी कॉस्ट थी 20, आपने उसको खरीद लिया है, ठीक है। और आपने उसको खरीदने के बाद सेल कितने का किया है, 25 का। तो मुझे बताओ यार, इतना दिमाग तो पैसे के मामले में सबका ही चलता है ना। प्रॉफिट कितना बनाया आपने, प्रॉफिट कैसे बनाया आपने, 5 रुपीज आपने प्रॉफिट कमाया है ना। अब इस प्रॉफिट को आपकी बुक ने बोला किस तरह लिखा है, ये जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस को हम एसपी से डिनोट करिए उसने, बुक वाले ने, और कॉस्ट प्राइस को सीपी से। सेलिंग प्राइस क्या थी 25 माइनस 20, प्रॉफिट कितना बनाया 5, इतना ही प्रॉफिट बनाया ना आपने। अब इसी का ही एक दूसरा एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट से देखते हैं, वो पूछ लेता है कि आपने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आपको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको तो अपने नंबरों की परसेंटेज निकालनी आती होगी ना। अगर नहीं आती तो आप सीख लोगे जल्द, मुझे पता है। परसेंटेज की परसेंटेज इस तरह निकालते हैं, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल, मार्क्स के लिए कह रहा हूँ, ये मार्क्स के लिए, ऑब्टेन्ड ओवर टोटल। अब ऑब्टेन्ड ओवर टोटल तो है, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो है, वरना तो वो फ्रैक्शन में जीरो पॉइंट समथिंग आंसर है, क्योंकि टोटल बड़ा होता है ऑब्टेन्ड कम होता है। तो हमारे पास ये फ्रैक्ट ये आती है परसेंटेज निकालने के लिए इन केस ऑफ मार्क्स। अब प्रॉफिट का केस क्या है, प्रॉफिट का केस, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया, न्यूमरेटर में लिखो प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे जल्दी से बता दो। जो आपकी कॉस्ट थी आपकी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं बतानी, सेलिंग प्राइस की नहीं बताना आपने, जो ओरिजिनल प्राइस थी ना, जो कॉस्ट प्राइस थी, वो हमारा टोटल है, ठीक है। और ऑब्वियसली परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब इस अंडे के केस में प्रॉफिट क्या बना हमारे पास 5, कॉस्ट प्राइस क्या थी उस अंडे की 20, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, जीरो जीरो से कैंसिल, टू वन जार टू, 5 जार, और फाइव फाइव जार 25%। मतलब आपने एक अंडे की कीमत का 25% आपने प्रॉफिट कमाया है। ये है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस और इसकी परसेंटेज निकालने का तरीका।
ये तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आ गया और इसकी परसेंटेज निकालने का तरीका आ गया। अब हम अगर अपने अगली बात करें, जो कि होती है इनकम के हिसाब से, मतलब एनुअल इनकम या फिर लोन शोन की बात करें, तो उनका भी सारा सिस्टम यही होता है। लेकिन अब वो है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उनको सबसे पहले समझना होता है। समझने की तरीका क्या है? गौर से पढ़ना। और अगर गौर से पढ़ना नहीं समझ आ रही, हम समझाएंगे यार, और कौन समझाएगा। तो ये हमारी बुक के क्वेश्चन हैं 7, 8 और 9, तीनों सेम ही है। तो 7 को देखो, 7 में क्या कह रहा है वो, कि एक लड़की है, उसने एक टॉय खरीदा 1500 रुपये का और उसको सेल कर दिया 1520 रुपये का। वट वॉज हर प्रॉफिट परसेंटेज? ये हमने अंडे की मिसाल ही दी है अभी के अभी। हम इसकी कॉस्ट प्राइस का लिखेंगे, कितने का खरीदा उसने? 1500 का खरीदा आर एस, और बेचा कितने का? 1520। सबसे पहले तो मेरे भाई लोग प्रॉफिट निकालो, कितना निकला? 20 का प्रॉफिट निकला है ना? ठीक है, निकाल सकते हो ना प्रॉफिट। अब इसकी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकलेगी? आप लिखो, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर सेलिंग कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आसान। प्रॉफिट कितना है? 20। खरीदा कितने का था? 1500 होगा, और ये मल्टीप्लाई करो तो 100 से। ये कैंसिल, ये कैंसिल। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो ये बननी चाहिए 1.33%। और ये है हमारा प्रॉफिट। कुछ मुश्किल था इस सवाल में? नहीं था ना? तो बस इस तरह के सवाल थे। ये कौन सा किया हमने? क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया भाई ने। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो क्या बता रहा है, पढ़ते हैं कि द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000 while the exempted amount is rupees 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.57%? हमें वो क्या बता रहा है? एनुअल इनकम बता रहा है। लिख लो भी, डेटा पर लिख लो डेटा। डेटा में 9,60,000, 9,60,000, और एग्जेम्प्टेड, इसको भी लिख लो, जो कि है 1,30,000। ठीक है, अब हमने उसका क्या बताना है? हमने उसका टैक्स बताना है। टैक्स उसने पे करना है 0.75 के रेट पर, जो उसने रेट पे निकालना है ना टैक्स, वो है 0.75%। अब हमने क्या, इससे हम अंदाजा लगाते हैं, हम उसको समझते हैं। सबसे पहले तो द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, उसने हमें तैयब की एनुअल इनकम दी है कि एक साल में तैयब ने इतना कमाया है, 9,60,000, 9,60,000 उसने कमाया है। ठीक है, जिसमें से एग्जेम्प्टेड है वो है 1,30,000। अब एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या है? एग्जेम्प्टेड का मतलब एग्जेम्प्ट निकालना, एक्सेप्ट निकालना, ये होता है ना। एग्जेम्प्टेड जो नहीं है, जो निकल गया हुआ है। एग्जेम्प्टेड टॉपिक्स नहीं होते आपके पेपर के लिए, एग्जेम्प्टेड इसका मतलब ये है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम, अब एग्जेम्प्टेड इतना रुपीस है, एग्जेम्प्टेड किस से? टैक्स से। मतलब जो इसकी 1,30,000 अमाउंट है ना, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर बाकी अमाउंट कितनी लगी? हम इसको लिख लेते हैं, रिमेनिंग में लिख लेते हैं। रिमेनिंग में 9,60,000 को माइनस करो, तो ये बनेगा 8,30,000। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग आ गई। अब हमने इसके अंदर से, बल्कि इस अमाउंट का हमने 0.75% फाइंड करना है कि अली ने कितना टैक्स पे करना है। 0.75% है। हम पिछले सवाल में क्या पढ़कर आए हैं? बल्कि पिछले सवाल में नहीं पढ़कर आए, हमने अब इस सवाल को आपको समझाने कि इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है।
हमें किसी नंबर का कोई परसेंटेज निकालना है ना, मतलब अभी इसमें हमने क्या निकालना है, इस अमाउंट का इतना परसेंटेज निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं 0.75% ऑफ 830000। हम इसको अगर थोड़ी वर्डिंग में लिखें तो ये लिख सकते हैं ना हम इसको। अब मैं आपको आसान से समझाऊं, इस परसेंटेज का साइन का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ऐसे लिख दो 0.75/100। ठीक है, यही होता है ना इसका मतलब। ऑफ की जगह लगा दो मल्टीप्लाई, और बाकी एज इट इज। ठीक है, इससे क्या समझ आई कि अगर हमने किसी अमाउंट का कुछ परसेंटेज निकालना हो ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। और ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका। हमने अब 0.75% निकालना है 8,30,000 का, तो वो इस तरह निकलेगा। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा। हमारे पास आंसर आएगा 6225। ठीक है, अब जो उसने पैसा कमाया है 9,60,000, उसमें से वो सिर्फ 6,225 पर टैक्स पे करेगा। ठीक है, और ये ही हमारा आंसर है। ठीक, फाइंड करना था हमने। इसके साथ अब दूसरा सवाल भी सेम टू सेम ही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं सवाल में। सवाल में हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब इसका, इस सवाल का मतलब में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, मतलब कंपाउंडेड मार्कअप है कि इस बंदे ने अपना कुछ पैसे इसने लोन पर लिए हैं। कितने लिए? 3,75,000। और अब उसने अगले साल इस पैसों को, मतलब 1 साल के अंदर उसका कितना इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? 14%। इसको हम डाटा में कंपोज करते हैं ताकि अच्छी समझ आए। कंपाउंड मार्कअप के लफ्ज से आप लोगों ने घबराना नहीं है। इसका वही मतलब है जो कि लोन का मतलब होता है। ठीक है, कितना लोन लिया इस बंदे ने? 3,75,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 है हमारे पास, 14% पर ईयर। तो हम टाइम टी जो है उसको ले लेते हैं 1, क्योंकि कोई भी टाइम हो सकता है भाई, कोई भी टाइम हो सकता है। यहाँ पे 12 भी आ सकता है। आपकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर आई गेस 14 है। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 14 में उसने उसने बताया भी है, उसने 12 ईयर्स के केस में भी लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, कंपाउंड मार्कअप हमारे पास प्रिंसिपल है, ये रेट हमारे पास आर है, और ये टाइम हमारे पास टी है। अब इसका सिंपल से सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल का बिल्कुल पुराने सवाल की तरह ही है। इसको ऐसे लिख लो, हमने इसमें फाइंड क्या करना है, 14% ऑफ 3,75,000। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14/100 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000। अब अगर यहाँ पे 1 की जगह कोई और नंबर होता ना, तो वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई आया था। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, कर दो 1 से मल्टीप्लाई करवा दो। फर्क पड़ना है कोई? वो कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 है भाई। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेते हैं इसका, जो क्या आएगा 52500। ठीक है, बस ये आंसर है हमारा। अब इसको समझाता हूँ मैं कि उसने लोन लिए 3,75,000 उसने लोन लिया। उसमें हमारे पास इंटरेस्ट का रेट है 14%। मतलब अगले साल अगर इस बंदे ने पैसे वापस करने हैं ना,
तो उसको 14% इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल के हिसाब से। पहले साल में उसके इतने बढ़ेंगे, फिर अगले साल में इतने और बढ़ेंगे, फिर उससे अगले साल में इतने और बढ़ेंगे। मतलब अगर इसने 1 साल के बाद पैसे वापस करने हैं ना, तो ये अमाउंट वापस नहीं करेगा, वो इसमें 52,500 और ऐड करेगा और फिर वापस करेगा। तो इन सवालों की ना सिर्फ समझने तक की देर होती है, हो खुद ही आते हैं, करना भी नहीं पड़ता। तो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारे पास तीनों की तीनों एक्सरसाइज खत्म होती है यहाँ पे। हमारी सिर्फ रिव्यू रह गई है। रिव्यू भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, और वो भी कोई आधे घंटे की मार ही है, इतनी मुश्किल है, उतनी खास है नहीं। उसको भी हम समझा देंगे आपको, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अच्छी समझ आई होगी, और आप लोगों ने सब कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, नोट भी किया होगा। और होपफुली आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते, तो बिल्कुल फ्री होता है, आप कर दो, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होना। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, खासतौर पर अपने उन दोस्तों से जो कि फेल होते हैं, ताकि वो फेल भी ना हो मैथ्स में। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।